2019 में आप पहले ठाकरे थे जो चुनाव लड़ने गए। आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीते। कैसे रहे पहले 5 साल? अग्निपथ। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। लेकिन जब नतीजा है, शिवसेना 9 सीटों पर आप जीत पाए और कांग्रेस जो है वो 13 सीटों पर जीत पाए। अब क्या उसके बाद आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो समीकरण है महाविकास आघाड़ी में, चुनाव आयोग ने उनके भी जो इलेक्शन साइंस थे ईवीएम पे मशाल के लगभग इधर उधर आसपास दिखने वाले थे। कुछ दिन पहले साईं बाबा जो हम यहाँ पूजते हैं और शिरडी में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका कहना था सबका मालिक एक है। यूपी में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। मुझे लगता है इसका कोई ना कोई मेल भाजपा की पॉलिसी से है, क्योंकि भाजपा भी कहते हैं सबका मालिक एक है लेकिन अदानी है। अगर आप इस स्टेट को अपना दुकान समझने लगे, अगर आप मेरे शहर को लूटने लगे, 1080 एकड़ धारावी के नाम पे अगर आप लूटते हो मुंबई के, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। और ये भी मैं कहता हूँ कि अगर हमारी सरकार होती तो शायद अदानी जी जीत भी जाते टेंडर, लेकिन ये जो आउट ऑफ टेंडर सारी चीज़ें हैं वो नहीं होती और ये हमारी सरकार रोक देगी। और आखिरी बार जो कैबिनेट हुआ था उसमें तो धड़ाधड़ जो फैसले अरे हर एक कैबिनेट, जो पिछले 10 कैबिनेट हुए हैं, हमें लगता है कि टोल की माफ़ी 50 रुपये मुझे टोल पे नहीं देने पड़ेंगे। महिलाओं को लगता है 1500 रुपये मुझे मिलेंगे, यानी 15 लाख के बारे में जो बात करते थे वो 1500 रुपये देने लगे हैं। तो जब आप ये बातें करते हैं, क्या ये महाविकास आघाड़ी का स्टैंड है या फिर ये शिवसेना और कांग्रेस का स्टैंड है? क्योंकि शरद पवार अदानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ज्यादा बात करते नजर नहीं आए। जिस व्यक्ति को भागना पड़ता है सूरत और छुपना पड़ता है वहाँ, वो कभी ठाकरे की लेगेसी आगे नहीं ले जा सकता। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र में चुनावों के लिए जो प्रचार है वो जोर शोर से जारी है और यहाँ पर अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो महाराष्ट्र के भविष्य को तय करने वाले हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पार्टियाँ टूटी हैं, नई पार्टियाँ बने हैं, नए गठबंधन बने हैं और इसके केंद्र बिंदु में अगर कोई एक जगह रही है तो वो यही मातोश्री है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ठाकरे परिवार यहीं पर रहता है। इनफैक्ट 2019 में अमित शाह ने यहीं पर आकर कथित रूप से 50-50 सीट शेयरिंग की भी बात की थी, जिसके बाद उस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच में मतभेद हुए। फिर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में आई। 2022 में यही मातोश्री से जिस शिवसेना पार्टी को चलाया जाता था उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर बाद में एक टुकड़ा जो है अब सरकार में मौजूद है। लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है? चुनाव का समय है, आप देखेंगे कि कार्यकर्ता हर तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो चहल पहल है वो भी आपको नजर आएगी। इस बीच, इस व्यस्त समय के बीच में एक खास नेता हमारे साथ मौजूद हैं। ये डायनामिक हैं। पार्टी की अगर बात करें तो पहले ऐसे ठाकरे हैं जो चुनाव लड़ते हैं। वो 2024 चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, आइए आज उनसे हम इसी पर चर्चा करते हैं। हाय आदित्य। हाय सोहित, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू मातोश्री सो में मच। स्वागत है। थैंक यू। और इलेक्शंस के बीच में आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और मैं बाहर, जब मातोश्री के बाहर से अभी इंट्रोडक्शन भी कर रहा था तो मैंने कहा था 2019 में आप पहले ठाकरे थे जो चुनाव लड़ने गए। आपने चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीते। कैसे रहे पहले 5 साल और क्या एक्सपीरियंस आपने किया पहले 5 साल के एज एन एमएलए? 5 साल कैसे बीते पता नहीं चला। पिछले 2 साल तो हम राह देख रहे थे चुनाव के, क्योंकि महाराष्ट्र पे जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो हमारी लड़ाई जारी थी। हम सोच रहे थे कोर्ट से न्याय मिलेगा, जो गद्दार है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है, खुद के पार्टी के साथ गद्दारी की है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन
अभी तक वो केस जारी है। लेकिन 5 सालों में सब ऐसे लगता तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया, क्योंकि सरकार बनी, वो भी कांग्रेस एनसीपी के साथ बनी, फिर एमवीए फॉर्म हुई, उसके बाद कोविड आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री अट्रैक्ट करने में काफ़ी सारा हमें सक्सेस मिला है। अग्रेरियन डिस्ट्रेस भी हमने देखा कि कभी हेल स्टॉर्म होता था, कभी साइक्लोन आते थे, 2 साइक्लोन्स देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते पॉलिटिकल जो एक रफ वेदर आ गया, और महाराष्ट्र को पीछे खींचने की जो कोशिश एकनाथ शिंदे और बीजेपी कर रहे हैं वो भी देख ली। तो लगभग सब कुछ पहले 5 सालों में देख लिया, ऐसे लग रहा है। नहीं, आपके लिए काफी सारा इवेंटफुल था। बिल्कुल, आपके लिए भी और टीवी और हमारे जैसे मीडिया वालों के लिए अग्निपथ अग्निपथ था ये आपके लिए, बट एट द सेम टाइम ये एक अलग ही रोलर कोस्टर आपके लिए था, क्योंकि आप पहले जीतते हैं, फिर आप कैबिनेट मंत्री बनते हैं, साथ ही साथ एक तरीके से आपको एक शैडो सीएम के रूप में देखा जाता है, फिर आपकी पार्टी टूट जाती है, फिर उसके बाद ये एक ऐसा अलायंस था 2019 में जो शायद आपने जब चुनाव हो रहे थे तब सोचा नहीं था। तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर गए होंगे 2019 एक तो साफ है, शैडो सीएम तो नहीं था, क्योंकि उद्धव जी जो सरकार चला रहे थे, हम सारे कैबिनेट कलीग्स हर एक पार्टी के इक्वल समझते थे, और उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती थी हम सबको, उतनी ही फ्रीडम थी, और काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। लेकिन अगर आप देखें तो अभी इन तीनों में जो खींचातानी चल रही है, एक सीएम जो एक इलीगल सीएम है और 2 हाफ सीएम जो है, कौन किसके सर पे बैठा हुआ है किसी को पता नहीं। राजनीति में जब आप आए और अभी की जो राजनीति आपको लगता है ये और गंदी हो गई है, मर्कियर हो गई है, कैसे देखते हैं? मैंने ये उम्मीद रखी थी कि कुछ अच्छे भाषण सुनने को मिलेंगे इनसाइड द असेंबली। ये भी उम्मीद रखी थी कि जो नेतागण है, जो वरिष्ठ नेता है, उनसे उस तरीके का बिहेवियर होगा, एक मैच्योरिटी दिखाई देगी। लेकिन बीजेपी से हो, जो दुनिया में शायद एक ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने कोविड के समय भी राजनीति की, गंदी राजनीति की, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में हो या फिर हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो, किसी पे ईडी, आईटी, सीबीआई की जो रेड्स चल रहे वो हो, और दिन ब दिन अगर आप देखें तो राजनीति खराब हो जा रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी, जो काम करने का एक मौका था, वो तो है, लेकिन एक दूसरे पे चिल्लम चिल्ली कराना, चिल्लाना, ये सारी जो खींचातानी चल रही है, ये मुझे लगता है कि कभी महाराष्ट्र की कभी संस्कृति नहीं थी। और सबके बीच में आपने 5 साल वर्ली में बिताए। आदित्य ठाकरे अपने इस 5 साल के कार्यकाल को वर्ली में कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ऐसी चीजें हैं आप जो लोगों को बता रहे हैं, क्या ऐसे अचीवमेंट्स थे? मुझे लगता है ये सारे जो एक कैकोफोनी है, जो पूरे आवाज़ है, उसमें अगर एक मेडिटेटिव पीस से साइलेंस हो, तो वो मुझे लगता है कि जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, जब मेरी फिर निष्ठा यात्रा हो या महाराष्ट्र स्वाभिमान यात्रा हो, हर बार मैं जब लोगों के बीच रहा हूँ, या फिर वो एक स्टेज पे हो या कहीं भी हो, किसानों के बीच रहा हूँ, तब एक सुकून मिलता है। और वर्ली में भी अगर आप देखें तो वर्ली A+ का हमने एक नारा बनाया था। सरकार जब थी तब काफ़ी सारे टैक्टिकल अर्बनिज्म के प्रोजेक्ट्स हो, पेडेस्ट्रियन पाथवेज हो, गार्डन्स हो, ये सारे हमने शुरू किए थे। BDD का प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट 25 साल से लटका हुआ था, उसे शुरू किया। हर महीने में हम जाते रहे। आज देख रहे हो टावर 1 बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है, चाबियाँ मिल जाएगी, दूसरे 2 टावर्स की शुरुआत हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, जो स्लम्स के प्रोजेक्ट्स थे वो रखड़े हुए थे, वो अटके हुए थे, वो शुरू हो गए। काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट होनी बाकी है। बिल्कुल, और इन्हीं के मुद्दों पर आप जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं। आखिरी बार जब मैं मातोश्री में आया था, लोकसभा चुनाव के समय थे, और तब जब हुआ ये था कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना ने सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। लेकिन जब नतीजे आए, शिवसेना 9 सीटों पर आप जीत पाए और कांग्रेस जो है वो 13 सीटों पर जीत पाए। अब क्या उसके बाद आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो समीकरण है महाविकास आघाड़ी में, क्या वो बदला है? क्योंकि तब हम देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे सारे 48 सीटों पर वो गए थे, हर जगह पर प्रचार किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को 13 सीटें आई और आपको 9 सीटें आई। उसके बाद क्या समीकरण बदलते हुए आप देखते हैं? कांग्रेस को 13 सीटें हो, एनसीपी को अपनी सीटें हो, हमें अपनी सीटें हो, जो भी सीटें एमवीए ने जीती है, हमें बहुत खुशी है, एक संतुष्टि है, और लड़ाई करने में भी और भी जोर मिल गया है, ताकत मिल गई है। मुझे लगता है यही बदलाव है। हमें पता था कि महाराष्ट्र हमारे साथ खड़े रहेगी, पूरी स्टेट खड़ी रहेगी, और वो स्टेट हमारे साथ रहा है। वही ताकत, वही जोश, वही प्रेरणा अभी हमें मिल रही है। और मुझे लगता है जो सीट्स का इक्वेशन है, एक बात तो जाहिर है कि जितने उद्धव जी ने हर सीट पे जाके मेहनत की है, काफ़ी सारे लोगों ने उनके हमारे सीट पे मेहनत की, ये जो एक बॉन्डिंग हुआ है, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं शिवसेना की बात करूं, अभी जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, 40 ऐसे विधायक जो आपके साथ थे वो चले गए,
आपका जो चुनाव चिन्ह था वो यहाँ से चला गया, आपका पार्टी का नाम आपसे चला गया। ये 40 लोगों को तैयार करने के लिए ना जाने कितने साल आप लोगों की पार्टी ने मेहनत की होगी, वहाँ पे एक ग्राउंड बनाया। अब इनके खिलाफ आपको एक नए कैंडिडेट, वहाँ के दूसरे कैंडिडेट्स देने पड़ रहे हैं और उन्हीं के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये आसान तो नहीं है अगर आप देखें, क्योंकि एक तरफ वो हैं जो जीत के आए थे, शायद वो एक बेस बनाकर आए हैं, इसलिए और मैंने अभी आप अग्निपथ आए हैं। कहा जी। क्योंकि बहुत बार एक ये कहा जाता है कि तन मन धन किसके पास है। धन बिल्कुल उनके पास है और धन बहुत कमाया उन्होंने। अभी अगर आप देखें तो किसी ने 70th फ्लोर पे कुछ घर खरीदा है, किसी ने कुछ नई गाड़ी खरीदी है, सब जो है पिछले 2 साल में आया है। थाना में किसी का नया बंगला बन रहा है 2 सालों में, किसी ने महाबलेश्वर में 100 करोड़ का बंगला ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो है। हमारे पास तन है और मन है, दिल है, और इसी दिल से हम लड़ रहे हैं। जिस चाह से, जिस दिल से हमने इनके लिए प्रचार किया था, इनके लिए मेहनत की थी, दिन रात एक करके पूरी सब इकट्ठा करके इनके लिए मेहनत की थी। ये जो 40 चोर भाग के गए, अभी हम जो नए प्रत्याशी होंगे, जो नए उम्मीदवार होंगे, उनके लिए करेंगे। और मुझे तो यही तो है, विश्वास की बात होती है। हम अपना विश्वास कायम रखेंगे, लोगों पे हमारा विश्वास है। जिन 40 चोरों पे हमने विश्वास रखा था वो विश्वासघात करके चले गए, गद्दार निकले। लोकसभा का भी चुनाव बिना 40 चोरों के था, बिना 12 जो सांसद थे उनके साथ था। ये सब होके भी हम 9 सीट जीत पाए। बीजेपी भी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है वो भी 9 पे है। किसी के दुख में हमारा सुख नहीं है, लेकिन जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है, 2 पार्टियों को तोड़ा है, एक परिवार को तोड़ा है, लोग जानते हैं कि वो क्या है। उनकी असलियत आ रही है लोगों के सामने। लोग, लेकिन अब चुनाव के समय होता यह है कि कई लोग जो हैं पाला बदलते हैं। तो हमें लगा था कि हो सकता है उन 40 में से कुछ लोग आए, बहुत आना चाहते थे, थे। आज भी काफ़ी फ़ोन आते हैं उनसे। अच्छा। 2-3 तो बड़े लोग आना चाहते हैं, कहते हैं हमारे पास 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, इतने विधायक हैं। हमने कहा देखो भाई, पिछले 2 सालों में आपने ना हमारे बारे में सोचा, पल भर ये नहीं सोचा कि उद्धव जी को कैसे लगा होगा, पल भर ये नहीं सोचा कि महाराष्ट्र की क्या हालत हो रही है। आपने तो अपने पैसे बना के रखे हैं, जो लूट करनी थी वो करी है, जो गुजरात भेजना था वो भेज दिया है, दिल्ली सामने झुकना था वो झुक दिए है। फिर रहा क्या है? स्वाभिमान से अगर आप लड़ नहीं सकते, ताकत नहीं अपनी बना सकते हैं, भाग के जाते हो आप गोवा, उसके पहले सूरत, फिर गुवाहाटी, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, नाचते हो गोवा में। ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति वाले लोग हम नहीं स्वीकार सकते। भले उनके सीट पे हम लड़े, जीते, हारे, ये अलग चीज़ है, लेकिन अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, लेकिन अब अगर बात ये लकीर के फकीर है, लेकिन जमीर छोड़ दिया इन्होंने, ये नहीं करना चाहिए कभी। बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी, आपके जितने भी मैं भाषण देख रहा हूँ, दशहरा रैली से लेकर अब तक, हर जगह पर आप लोगों से कह रहे हैं हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, और मशाल 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 जो है हर जगह पर। आपके गाड़ी पर भी हमने वो स्टिकर देखा है मशाल का। लढायला तयार आहात का? जिंकायला तयार आहात का? आणि जिंकायचं असेल तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल, आपलं चिन्ह कुठचं? 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 चला हाती मशाल घेऊया आणि विजयी होऊयात। पॉलिटिकल सिंबल नहीं होना, क्योंकि बचपन से या जिसने भी मुंबई महाराष्ट्र में रहता है, शिवसेना धनुष्य बाण यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा जाता है, वो आपके पास है नहीं। अब आप और भी ज़्यादा, यानी लोकसभा से ज़्यादा मैं आप देख रहा हूँ कि आप मशाल पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज ही आपके एक ऐड भी आया है, उठा उठा दिवाली वाला। तो आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? अभी भी कई लोग जो हैं शिवसेना को धनुष्य बाण से जोड़ते हैं, ना कि मशाल से। बिल्कुल, बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। कई हमारे प्रत्याशी भी कभी कभी गलती से धनुष्य बाण बोल देते थे, क्योंकि ये सालों की एक आदत रही है। और हमारे मंदिर में भी ये धनुष्य बाण काफ़ी अभी तक रहा था, है भी, लेकिन अभी मशाल भी है। क्योंकि एक बात जाहिर है कि जो लोकसभा के समय ये जो मशाल मिली हमें, ये मशाल जब हमारे पहले प्रत्याशी थे यवतमाल वाशिम के, उन्होंने जब अपना फॉर्म भरा, नामांकन भरा, उसके बाद हमें ये मशाल मिली। जो हमारी मशाल हमने डिज़ाइन की थी वो हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, ये मशाल दी, तो हमें पूरा डिज़ाइन ब्रांडिंग चेंज करना पड़ा, घर घर जाके बताना पड़ा। फिर ऐसे भी हुआ कि काफ़ी सारे, जैसे अगर सोहित हमारे पार्टी से कई प्रत्याशी है तो 4 अलग सोहित खड़े हुए, नो प्रॉब्लम, सोहित मिश्रा ही खड़े हुए, नो प्रॉब्लम। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके भी जो इलेक्शन साइंस थे ईवीएम पे, मशाल के लगभग इधर उधर आसपास दिखने वाले दिए। ये जानबूझ के किया गया, आपको लगता है? ये पता नहीं उनकी सोच क्या है चुनाव आयोग की, पता नहीं। क्योंकि एनसीपी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उनका तुतारी और जो एक ट्रम्पेट वाला जो पूरा, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, अगर कोइंसिडेंस है तो। हाँ, लेकिन आप कोइंसिडेंस मानते हैं इसे या क्या मानते हैं? मैं तो नहीं मानता कोइंसिडेंस, लेकिन बहुत सोच के कुछ किया है उन्होंने। अच्छा, तो उसी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन अभी मुझे लगता है क्लैरिटी बहुत सारी आ गई है। अगर नहीं आई तो हमारे
फर्ज बनता है कि हम जाए, उनको बताएं मशाल ये। जी आदित्य जी, आप लोगों को क्या अच्छा, कहेंगे? सिर्फ मशाल नहीं, वो वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे का फोटो भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा नाम भी इस्तेमाल करते हैं, ठाकरे शब्द भी हमारा इस्तेमाल करते फैमिली का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खुद के पूर्वजों पे इनकी शर्म आती है, नहीं। दिखा नहीं सकते खुद के पूर्वजों का फोटो, खुद का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, शर्म आती है। हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कहते हैं वो बाला साहेब ठाकरे के लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे, और जो ठाकरे परिवार है उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। ऐसे वो कहते हैं डरपोक वो लोग- आनंद दीघे के साथ में जा रहे हैं, और उनके जो केदार दीघे हैं वो उनको आपने इन्हीं के सामने टिकट दिया है, तो ठाकरे नहीं, दीघे क्या का है, नाम यूज कर रहे हैं। आपको एक याद होगा, वो एक फिल्म थी, उसमें केमिकल लोचा एक हाँ, शब्द मुन्ना भाई था। MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई में हाँ, शायद। लगे रहो मुन्ना। तो ऐसे उनका शायद हुआ है, या बीजेपी ने उनका करवा के दिया है, या ईडी ने करवाया होगा, लेकिन वो तो हुआ है। केमिकल लोचा हुआ है। ऐसे तो लग रहा है, क्योंकि अगर ये खुद मान रहे हैं, जो आदमी, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भागना पड़ता है सूरत और छुपना पड़ता है वहाँ, वो कभी ठाकरे की लेगेसी आगे नहीं ले जा सकता। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, शिवसेना UBT के लिए? पल भर के लिए हमें इस पिक्चर से निकाल दो, पल भर के लिए हमें इस चुनाव से बाजू में निकाल दीजिए, आदित्य ठाकरे भूल जाइए, शिवसेना UBT एक साइड पे रख दीजिए। जो हम जिस विषय को लेके चल रहे हैं, पिछले 2 सालों में आंदोलन किए हैं, और उसके पहले 2 सालों में MBA के समय में जिस इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हमने देखी, इन्वेस्टमेंट्स देखी, अग्रेरियन डिस्ट्रेस जहाँ था उधर एक सपोर्ट जो दिया, लोन वेवर था, ये सारी चीज़ें जो हमने की है, उसके अगेंस्ट पिछले 2 साल में जो लड़ाई लड़ी है, अगर हम ना रहते तो फिर आवाज़ कोई भी बन सकता है, लेकिन भाजपा इस महाराष्ट्र को कैसे लूट करेगा, एकनाथ शिंदे कैसे बेच देंगे महाराष्ट्र को, ये तो देख रहे हैं हम, और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ना कोई वैयक्तिक लड़ाई है, ना निजी लड़ाई है, ये लड़ाई महाराष्ट्र के हर एक नागरिक की है, जाति ना देखते हुए, धर्म ना देखते हुए, ना कोई और डिवाइड देखते हुए, ये हर एक की लड़ाई है। लेकिन आपको लगता है वोटरों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, तो यही नतीजा था जो महाविकास आघाड़ी के लिए पॉजिटिवली मिला हमें लोकसभा में। अगर मुद्दों की बात करें तो मैं जब आदित्य ठाकरे के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि हम भी अदानी पर, धारावी पर, मुंबई पर लगातार बात कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगा कि ये जो अदानी का मुद्दा है उसे बार बार उठाए जा रहे हैं, आप धारावी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, आपने जो शिवसेना की जो दशहरा रैली होती है उसमें भी इस भाषण पर भी आपने फोकस किया था, क्यों ये महत्वपूर्ण मुद्दा आपको लगता है अदानी और धारावी की अगर बात करें? देखिए सोहित जी, ना आपकी लड़ाई वैयक्तिक थी, ना मेरी लड़ाई उनसे वैयक्तिक है, हम तो बरसों से उनको जानते भी आए, दोस्ती भी है, कोई बात में छुपाने की ये नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टेट को अपना दुकान समझने लगे, अगर आप मेरे शहर को लूटने लगे, 1080 एकड़ धारावी के नाम पे अगर आप लूटते हो मुंबई के, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। ये हमारा शहर है, ये मेरा शहर है, और इस लगाव से जैसे मैं अपना शहर कहता हूँ, आप भी कहते हैं मेरा शहर है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी इस शहर में आए वो अपना शहर समझे, इतना ही प्यार दे जैसे दूसरे शहर को देते हैं, अपने गाँव को देते हैं। ये किसी की जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन हर एक की कर्मभूमि तो है। जो भी यहाँ आता है, कमाता है, सपने लेके आता है। मैं ये मानता हूँ किसी को अमीर बनना है दुनिया में, बिल्कुल बने, सबसे ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन मेरे शहर को मत लूटो। धारावी जो है 300 एकड़ तो हटमेंट है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसी को अटैच कर दिए है रेलवे लैंड को और टाटा पावर रिसीविंग स्टेशन को। 200 ये 540 एकड़ हुए। वहाँ से अगर आप कहते हो कि मैं स्टेयरकेस का प्रीमियम नहीं भरूंगा, ओपन स्पेस प्रीमियम नहीं भरूंगा, BMC के 5000 करोड़ नहीं भरूंगा, क्यों नहीं भरोगे आप? ये तो बनता है आपका फर्ज कि मेरे सिटी को आप पैसा दो, ये तो सिटी का लॉ है। खुद को टाउन प्लानिंग अथॉरिटी बना के रखे हो, TDR अगर किसी को भी इमारत बनानी है मुंबई में, किसी को भी धारावी के बगैर बाहर किसी को बनानी है, तो TDR लेना है अदानी जी से, क्यों लें? रेट वो तय करेंगे, 50% TDR उनसे ही जाएगा, क्यों? क्या फिर BMC कमज़ोर हुई या स्टेट गवर्नमेंट कमज़ोर हुई? और फिर इस 540 एकड़ के अलावा और 540 एकड़ आप अटैच करते हो, यानी 1080 एकड़ मुंबई के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हो ताकि डेवलपमेंट हो सके। ये तो आपके टेंडर के बाहर का है। और उसमें भी ये सब करके अगर आप 1.5 लाख परिवार जो धारावी में रहते हैं, धारावी में उनको घर मिलने चाहिए, उनको अपात्र कहोगे और बाहर भेज दोगे, तो फिर किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो? हमने इसके ऊपर लोगों से बात की, लोगों में डर भी है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, अगर ये जैसा चल रहा है, क्या अदानी को मुंबई की चाबी दे दी गई है, नंबर 1, और जो टेंडर बनते हैं क्या उसके नियमों में अनदेखा करते हुए या नियमों में बदलाव करते हुए सब कुछ दिया गया है? देखिए, ये बात शायद आपने भी पेपर में देखी होगी। कुछ दिन पहले साईं बाबा जो हम यहाँ पूजते हैं और शिरडी में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका कहना था सबका मालिक एक है। यूपी में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। मुझे लगता है इसका कोई ना कोई मेल
भाजपा की पॉलिसी से है, क्योंकि भाजपा भी कहते हैं सबका मालिक एक है लेकिन अदानी है। मुंबई में यही करना चाहती है भाजपा कि मुंबई से महाराष्ट्र से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हुतात्मा जो हमारे थे उन्होंने लड़ के मुंबई लिया है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की राजधानी बनाई है। मुंबई जीत नहीं पाती भाजपा, तो फिर क्या करे, एकनाथ शिंदे जैसा कोई ले, खरीद के ले, उसको सीएम बिठाए और फिर अदानी को सब बेच दो। बेच ही नहीं, फ्री में दे दो। अगर कोई खरीद के लेता तो भी मेरी कोई आपत्ति नहीं थी, ये फ्री में ले रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो कोलीवाड़ा भी अभी ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने कोलीवाड़ा है वहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, यानी जो कोली समाज वहाँ या ईस्ट इंडियन समाज है, वहाँ जो कुर्मी समाज है, वो सालों से पीढ़ियों से रहते आया है, घर है अपने एकड़ों में बसा हुआ है, उसको कहीं स्क्वायर फुट में डाल दो, 2-3 बिल्डिंग में उसको दबा दो, ताकि सारी जो भूमि है वो मिल जाए अपने फेवरेट बिल्डर्स को। ये कौन सा नया हुआ? इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और ये भी मैं कहता हूँ कि अगर हमारी सरकार होती तो शायद अदानी जी जीत भी जाते टेंडर, लेकिन ये जो आउट ऑफ टेंडर सारी चीजें हैं वो नहीं होती, और ये हमारी सरकार रोक देगी। और आखिरी बार जो कैबिनेट हुआ था उसमें तो धड़ाधड़ जो फैसले अरे हर एक कैबिनेट, जो पिछले 10 कैबिनेट हुए हैं, हमें लगता है कि टोल की माफी 50 रुपए मुझे टोल पे नहीं देने पड़ेंगे, महिलाओं को लगता है 1500 रुपए मुझे मिलेंगे, यानी 15 लाख के बारे में जो बात करते थे वो 1500 रुपए देने लगे। मुझे लगता है कि 50 रुपए मुझे टोल को नहीं देने, लेकिन इसके आड़ हर एक कैबिनेट में अदानी समूह को कुछ ना कुछ मिला है। क्यों? इतने ताकतवर क्यों लगते हैं आपको ये हो रहे हैं, या इनको बनाया जा रहा है? भाजपा के मालिक है तो मालिक की तो सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या इसके लिए आपको लगता है कि आपकी सरकार जब गिरी, क्योंकि उसके बाद लगातार एक के बाद एक चीजें प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल, इसके लिए आपको यही वजह है। और अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में मुंबई हो, पुणे हो, थाने हो, नवी मुंबई हो, नासिक हो, नागपुर हो, कोल्हापुर हो, काफी सारे शहरों में प्रशासक है, चुनाव हुए नहीं है, बीएमसी हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव होते तो ये सारी जो जमीनें हैं जो बिल्डर को जारी है, उनको ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने लानी पड़ती, जनरल बॉडी में लानी पड़ती, इंप्रूवमेंट कमेटी में लानी पड़ती, और ये बातें लोगों के बीच आती, जनता के बीच इसकी चर्चा होती। आज जो कि प्रशासक है और कमिटीज नहीं है, लोक प्रतिनिधि नहीं है, जनता से चुने हुए, तो उनको सब छुपा के हो रहा है। आप तो लगातार इस पर बात कर रहे हैं। दशहरा रैली में मैंने देखा उद्धव जी ने तो यह ऐलान कर दिया कि जब वो सरकार में लौटेंगे तो ये जो टेंडर है उसे रद्द किया जाए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपके जो महाविकास आघाड़ी में राहुल गांधी हैं, वो जो मुंबई आए थे, धारावी से उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन जो तीसरे आपके एक और जो अलायंस में हैं शरद पवार जी, उनके रिश्ते बहुत अच्छे बताए जाते हैं अदानी से। तो जब आप ये बातें करते हैं, क्या ये महाविकास आघाड़ी का स्टैंड है या फिर ये शिवसेना और कांग्रेस का स्टैंड है? क्योंकि शरद पवार अदानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं ज्यादा बात करते नजर नहीं आते। देखिए, हर एक के रिश्ते हो सकते हैं, हमारी भी तो दोस्ती है और हर एक से होनी भी चाहिए। कुछ रिश्ते गहरे भी होते हैं, वो होने भी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी के रिश्ते में कुछ तनाव आए, खींचातानी हो ना, हम ये भी चाहते कि हमारे भी रिश्ते में तनाव आए। हर एक पार्टी की पॉलिसी भी होती है। हम अगर देखें तो लार्जली मुंबई बेस्ड पार्टी भी कहा जाता है और महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी भी कही जाती है। जैसे हमारे समय में हमने कर्ज मुक्ति लाई थी, कर्ज माफी नहीं कहते, माफ गुनेगारों को करते हैं, हमने कर्ज मुक्ति लाई थी, किसानों के लिए दी। शायद हमें अर्बन पार्टी कहते हैं और बोलते कि अरे इनको किसानों का क्या समझता है, लेकिन हमें दुख समझता है, उनका दर्द समझता है, तो हमने जो करना था किया। आज भी अगर आप किसानों के बीच में जाए तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारा दर्द समझते थे और उन्होंने हमारी मदद की। वैसे ही अगर आप शहरों में आए तो अर्बन प्लानिंग की बातें हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो, वो हमने की है। वैसे ही हमारी पॉलिसी, और हम भी ये नहीं चाहते कि किसी के साथ झगड़ा हो, कोई तनाव आए, जिसकी जो पॉलिसी है, लेकिन हम हो या कांग्रेस हो वो बात करेंगे। और पवार साहब भी जानते हैं, पवार साहब भी इतने सालों से अगर आप देखिए राजनीति में, वो जनता की बात करते हैं, तो जनता के हक में करेंगे वो बात। ठीक। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, और मैंने इसके ऊपर दशहरा रैली के बाद भी एक स्टोरी की थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब जो एक मूल मुद्दा हो गया है महाराष्ट्र में, वो मराठी अस्मिता और मराठी मानुस का हो गया है। शिवसेना जहाँ पर हम बैठे हैं, बाला साहब ठाकरे ने इसी से शुरुआत की थी, और उस समय दक्षिण भारत से क्योंकि लोग आ रहे थे और नौकरी का सवाल था, तो वो मुद्दे उठाते थे। अब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से इंडस्ट्रीज गुजरात जा रहे हैं, तो अब क्या एक बार फिर से, या जो मराठी मानुस और मराठी अस्मिता का मुद्दा है वो अहमियत रखता है नंबर 1? और जब आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि सब कुछ गुजरात जा रहा है महाराष्ट्र से, तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे गुजरातियों के खिलाफ बोल रहे हैं या मराठी मानुस के समर्थन में बोल रहे हैं, या वो कह रहे हैं? अगर आप नहीं, बात स्पष्ट है, आपको बताता हूँ। ये मराठी विरुद्ध गुजरातीवाद बिल्कुल नहीं है, ये ना झगड़ा है ना कुछ है, लेकिन गुजरात के आसपास जो वॉल एक खड़ी हो रही है वो भाजपा निर्माण कर रही है। गुजरात के प्रति देश में आज जो छवि है, या देश में आज जो एक भावना है कि सब कुछ गुजरात जा रहा है,
ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। मैं पिछले साल एक इंटरेक्शन कर रहा था कई प्रोफेशनल्स के साथ झारखंड में। वहाँ मुझे पूछा गया कि आदित्य जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आता कुछ, सब गुजरात ही क्यों जा रहा है। मैं वैसे ही यूपी जब गया था, जब बनारस गया था, तो वहाँ भी एक मन में भावना थी कि शायद पुजारी जो मंदिर में पीढ़ियों से आए उनको बदल के भी कोई गुजरात से लाया जाएगा। गुजरात के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को यूपी में जॉब मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं मिलते और उसके नतीजे आपने लोकसभा में देखे। और वही बात महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे गुजरात के लोग हैं, अनेक गुजराती लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। देश के हर एक हिस्से से महाराष्ट्र में एक सपना लेके कोई ना कोई आता है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। वेदांता फॉक्सकॉन अपनी चाह से महाराष्ट्र में आ रहा था, तळेगांव में आ रहा था। सरकार बदली, भेजा किसने? गुजरात को। इस सरकार ने भेजा अभी गुजरात जाके। वो तो बड़ा कुछ लाने वाला नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कहा इससे भी बड़ा लाएंगे। लेकिन सोहित जी आप ये देखिए 5 महीनों में गुजरात से उन्होंने कहा भाई हम यहाँ काम नहीं कर सकते, धोलेरा में काम हो नहीं सकता है, हम निकल जा रहे। नुकसान न सिर्फ मराठी मानुस का हुआ है, नुकसान न सिर्फ महाराष्ट्र को हुआ है, नुकसान न सिर्फ गुजरात को हुआ है, नुकसान देश का हुआ है, क्योंकि बीजेपी का ईगो आ रहा है। वैसे ही बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, हमने मांगा था क्योंकि बल्क ड्रग के प्रोडक्शन में हो, जो ड्रग्स इनके पोर्ट्स पे आते हैं वो ड्रग्स नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ मेडिसिन। उनके प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में महाराष्ट्र नंबर 1 है। हमारे पास JNPT का पोर्ट है, तो क्यों ना हमको भी जैसे दूसरे 2 राज्यों को मिला है, एक संधि मिले, क्यों ना हमें मिले। मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर हम बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैक्सीन्स भी तो महाराष्ट्र से ही आए थे, तो मेडिकल डिवाइस पार्क क्यों ना महाराष्ट्र में बने। एयरबस टाटा हम लेके जा रहे थे विदर्भ में, क्यों ना वहाँ आए। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पार्क क्यों ना हमारे पास आए। तो ये जो भावना बनाई हुई है गुजरात के प्रति या गुजरात के खिलाफ, ये भाजपा ने हर एक राज्य में बनाई हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ जो डायमंड ट्रेड चलता है सालों से जी। यहाँ दक्षिण मुंबई में एक उनका है पंचरत्न करके एक फेमस बिल्डिंग है, वहाँ डायमंड ट्रेड चलता है और डायमंड बोर्ड्स में चलता है। क्या जरूरत थी कि इनको फोन कर करके तंग करके ED IT CBI इनके पीछे डाल के GST रेड करवा के इनको कहें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स में जाए। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो मनमोहन सिंह साहब ने BKC में हमें मुंबई में दिया था, क्या जरूरत थी कि गुजरात को दिया। अच्छा गुजरात को दे रहे हो तो क्यों ना मुंबई को मिले, क्यों ना दिल्ली में मिले, क्यों ना कोलकाता को मिले, क्यों ना बेंगलुरु को मिले। जी, क्योंकि जब नई सरकार आई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, पहला चीज जो उन्होंने किया, एक तो बुलेट ट्रेन वाला जो मसला था यहाँ से वो शुरू कर दिया। आप लोगों ने जो आरे में जंगल बचाना या फिर वो जो मेट्रो कारशेड पर रोक लगाई थी उसे शुरू कर दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि एक एक कर ले जाया जा रहा है, आप मानती हैं जानबूझ के किया जा रहा है? ये ईगो की बात है, महाराष्ट्र को कमजोर करने की बात है, लूट की बात है। अगर आप देखें तो मेट्रो का भी एस्केलेशन 10,000 करोड़ का देवेंद्र फडणवीस साहब जब CM थे तब हुआ है, पेमेंट भी तब हुआ है। मुझे पता नहीं जापान को या जायका को ये पता है नहीं पता है, स्कैम है नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटी तो है। वैसे ही अगर आप देखिए तो हर एक प्रोजेक्ट डिले होता जाता है। MTHL हो, पूना के नए एयरपोर्ट के बात हो, फिर वर्ली कनेक्टर हो, कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड हो, कोस्टल रोड साउथ बाउंड हो, हर एक प्रोजेक्ट जिनको एकनाथ शिंदे हाथ लगाते हैं, मुंबई पुणे का मिसिंग लिंक हो, एक तो कॉन्ट्रैक्टर बदल देते हैं, नहीं तो एस्केलेशन करते हैं, 50 खोके एकदम ओके। यही तो बात होती है। देखिए आप ये सारे मुद्दे लगातार उठा रहे हो और आप पहली बार इस बार दशहरा रैली में आपने बात की, वो भी मैं पूछूंगा क्यों किया आपने, लेकिन एक मुद्दा जो उसमें आपने उठाया और वो वीडियो भी मैं लोगों को दिखाता हूँ। आपने कहा कि अगर आप सरकार में आएंगे आपके 3 अहम मुद्दे हैं, जॉब्स, और वो वीडियो भी मैं लोगों को दिखाता हूँ। आज जर तुम्ही मला विचारलं की आदित्य तुमचं सरकार तर येणारच आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे, तुमच्या 3 महत्त्वाच्या प्रायोरिटी काय असणार, सगळ्यात 3 महत्त्वाचे मुद्दे काय असणार, पहिल्या 3 गोष्टी तुम्ही ज्याच्यावर काम करणार ते काय असणार। आज मी ह्या महाराष्ट्राला सांगत आहे, नोकऱ्या नोकऱ्या आणि नोकऱ्या, ह्या 3 गोष्टी, तिन्ही म्हणजे नोकऱ्या ह्या सगळ्यात महत्त्वाच्या। नंबर 1 ची प्रायोरिटी नौकरी, नंबर 2 ची प्रायोरिटी नौकरी आणि नंबर 3 ची प्रायोरिटी नौकरी। लेकिन आप मुझे बताइए क्या वाकई इसके नाम पर लोग वोट देते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को, वो तो कह रहे हैं हम तो पैसा हम तो ज्यादा भी देंगे। अच्छा, लेकिन आपको बताता हूँ सोहित जी, इसमें क्या होता है कि एक जब लीडरशिप की बात आती है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एक राह पे चले जो लोगों को भी और हमें भी लगती है कि सही राह है। काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस निर्माण हो सकते हैं। 1997 में जब टोनी ब्लेयर को पूछा था कि आपकी टॉप 3 प्रायोरिटी क्या बनेगी जब आपकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा था एजुकेशन, और उन्होंने वैसे काम किया।
उनकी प्रेरणा लेके हमने भी मुंबई पब्लिक स्कूल में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए। शायद हमारी पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जहां आईबी बोर्ड भी है, आईजीसीएसई बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है और अभी ये भी सारी मांग है कि मुंबई पब्लिक स्कूल जैसे महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल बनाया जाए। जिला परिषद की स्कूल्स में भी ये सारे बोर्ड्स आए, क्योंकि मेरी एक चाह थी कि अगर मैं आईबी स्कूल में जा सकता हूँ तो हर गली में कोई भी बच्चा बच्ची आईबी स्कूल में जा पाए। चॉइस उनका रहना चाहिए, चॉइस पेरेंट्स का रहना चाहिए। और काफ़ी बार हम ये भी कहते हैं कि वर्किंग क्लास पेरेंट्स, मिडिल क्लास चिल्ड्रन, यानी हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि अपने एक कदम आगे सोशियो इकोनॉमिक वाइज अपना बच्चा या बच्ची जानी चाहिए। तो यही हमारा सपना था और वो हम कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर आप बात करें तो अगर आप देखें तो जातियों में जो तनाव है, धर्मों में जो तनाव है, समाज में जो तनाव है, वो सोशियो इकोनॉमिक है। और इसका कारण एक ही है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे। पुलिस कांस्टेबल्स की अगर आप देखें तो जब रिक्रूटमेंट थी मुंबई में 17,000 पोस्ट थी वेकेंट, 17 लाख या 18 लाख युवा आए हैं मुंबई। एयर इंडिया 600 पोस्ट थी, 25,000 आए। अच्छा, हर एक, ये कांस्टेबल की पोस्ट हो, एयर इंडिया की पोस्ट हो या स्वीपर्स की भी पोस्ट हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो हर कोई एमकॉम है, बीकॉम है, एलएलबी है, एलएलएम है, डीफिल है, ये सारे जो पोस्ट लेके जॉब नहीं मिल रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? हमें ये कहते हैं कि नहीं आज ये त्योहार है 3 बजे तक नाचो, ये त्योहार है 5 बजे तक नाचो। बिल्कुल नाचो, लेकिन सुबह उठने के बाद जॉब कहाँ है जी? इनके बच्चे, भाजपा के बच्चे, कोई बीसीसीआई पे लगा हुआ है या कोई प्रदेश में है, लेकिन स्वदेश में जो अपना चल रहा है, जॉब्स कहाँ है? लेकिन मैं आपको आयरनी यही बता रहा हूँ कि मेरे दादा उस समय शायद यूपी से महाराष्ट्र में, या और भी लोग जो है महाराष्ट्र में इसलिए आते थे कि यहाँ पे रोजगार है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी है, तो ऐसा क्या बदल गया 2.5 साल में कि यहाँ से रोजगार ही कम हो गया? राजकीय अस्थिरता आई। अगर आप देखें तो ये सरकार कैसी चल रही है, कौन चला रहा है, किधर चल रही है, किसी को पता नहीं है। इसमें सच्चा बॉस कौन है वो पता नहीं है, ना कोई डायरेक्शन है सरकार को। जिस तरीके से आप देख रहे हो पिछले 2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फिर हमारे अभिषेक घोसालकर जी की जैसे हत्या हुई, या फिर कल परसों में वो बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई, या फिर किसी एपीआई पे हमला होता है, कोई कोयता गैंग कहता है, कोई अमुक ये कहता है, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर है? पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने को एक महिला को जो प्रेग्नेंट थी, उसकी बेटी पे कोई अत्याचार हो तो 10 दिन लगे, आंदोलन करना पड़ा। और फिर जिसको एनकाउंटर किया वो असल में गुनहगार है कि नहीं, अभी तक ये पता नहीं, और किसी को बचा रहे ये भी पता नहीं। जिस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भी ये लोग पैसा खा सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं, वो राज्य कहाँ जा रहे सोचिए। और यही सोच लेके आज कोई भी उद्योजक ना महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहता है, ना यहाँ रहना चाहता है। आइडियल पॉलिटिक्स में आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो शायद बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, नॉर्मल पॉलिटिक्स मैं अग्री करता हूँ, जैसे ये बदलापुर वाला मामला बिल्कुल है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, या फिर सीएम लाडली बहन वाला मामला है। एक तरफ अभी हम जब बात करें, हमने देखा जया थोरात के बारे में कितने अश्लील बातें की गई। सुप्रिया सुळे को 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑन कैमरा बार-बार गालियां दी, और वो तो मंत्री भी है, वो मंत्री हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो एफआईआर है वो कई घंटों तक नहीं लिया गया। लेकिन अब ये मुद्दे नहीं निकलते। अब क्या होता है कि 1500 रुपए दे दिए गए, या फिर बदलापुर वाले उनसे होते हैं। लेकिन सोहित जी, जो आपने देखा होगा कि 1500 के बारे में कब बात शुरू हुई, जब उनको पता चला कि हारने वाले हैं। जो 15 लाख देने वाले थे अभी 1500 पे आ गए। अगर उनकी सरकार बने तो ये 15 रुपए भी देने में कोई शर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि किसानों को ये देते हैं ना, 50 रुपए का चेक देते हैं, 15 रुपए का चेक देते हैं, 2 रुपए का भी चेक मिला किसी को। और ये बात, इस पे बवाल भी हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है। अभी ऐसे हुआ है कि 2 साल राह देखे हुए फ्रस्ट्रेशन हुआ है कि ये सरकार कब जा रही है, ये लुटेरे कब जा रहे हैं, कब हम परिवर्तन ला सकते हैं। लोगों को बदलाव भी नहीं चाहिए, सिर्फ बदलाव चाहिए, और यही बदलाव लोग लाएंगे। 1500 की जरूरत है, लेकिन हम ज्यादा भी देंगे, क्योंकि 1500 में कुछ नहीं मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो क्या मिलेगा 1500 में? सही बात, और वो भी उन लोगों के लिए जिनकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से कम है। लेकिन मैं ये आइडियल पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहा था, मैं बताता हूँ। अब क्या हो रहा है कि एक तरीके से चलाया जाता है, आदित्य ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, वो हिंदुत्व भूल गए। अब हिंदुत्व का मतलब जो मुझे समझ में, और हम लगातार हिंदू मुस्लिम पर लगातार वीडियोस करते हैं, जो रोज़ फोटो खींच के डालें मंदिर में जाते हुए, मस्जिदों के सामने से वो ढोल ताशा बजा कर लेके जाए, उसे एक हिंदू माना जाता है, या मस्जिदों के ऊपर कुछ कहे। तो ऐसे में जब ये कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे हिंदुत्व भूल गए, ये कभी मेरे दादाजी अप्रूव नहीं करते जी। जो हिंदू हृदय सम्राट दुनिया उनको कहती थी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ा और यहाँ रिजर्वेशन भी दिए, और अगर आप देखें तो काफी सारे लोगों को जॉब्स मिले। आज यही भाजपा है जो उनके नाम का इस्तेमाल करती है। लेकिन आज कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है कश्मीर में? जो भाजपा का हिंदुत्व है, अगर आप देखें तो राम मंदिर
पूर्ण नहा होते हुए भी उन्होंने उद्घाटन किया, अनावरण किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले थे। कार सेवकों को बुलाया था? नहीं। शंकराचार्य जी को बुलाया था? नहीं। आप लोगों ने बुलाया था यहाँ पे? बिल्कुल, घर में आए थे, पधारे थे, उनकी पूजा भी की, लेकिन वहाँ स्टार सुपरस्टार्स थे और फिर खुद ने सब कुछ किया। लेकिन वो तो चुनाव हिंदुत्व था। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक पत्रकार परिषद की थी और पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं जी। क्योंकि बीजेपी के इकोसिस्टम में इंस्टाग्राम फिल्टर्स चले, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, Correct. हिंदू पे अत्याचार हुआ है, उधर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है। इसलिए मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, मेरे देश में हो, काफ़ी सारे अपने ही नागरिकों को जो मुस्लिम हैं उनको पीटा गया भाजपा के कोई इकोसिस्टम में। लेकिन आज वही भाजपा, उन्हीं भाजपा की बीसीसीआई उसी बांग्लादेश से क्रिकेट अपने देश में खेल रही है। सही बात। यही भाजपा जो कहती है, अगर आप कुछ कहे तो कहते हैं जाओ पाकिस्तान जाओ, आप पाकिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो। यही भाजपा के नेता जाते हैं और नवाज शरीफ से गले मिलते हैं। क्या ये उनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व साफ है, हृदय में राम, हाथ को काम। हमने राम मंदिर के लिए भी आवाज उठाया था जब भाजपा राम मंदिर के बारे में भूल गई थी। कांग्रेस एनसीपी के साथ होके भी हम राम मंदिर, रामलला के दर्शन करके आए और तभी भी हिंदुत्व नहीं भूले थे, अभी भी नहीं भूले थे। लेकिन हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलता है। हमारा हिंदुत्व यही कहता है कि सबको आप जॉब्स दीजिए, सबको आप काम दीजिए। लेकिन टीवी का जो नैरेटिव है, क्या आपको लगता है वो उसका इस्तेमाल भी आपके खिलाफ किया है? मैं आपको बताता हूँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी भी बीच में मराठी न्यूज चैनल्स में ये चलाया गया कि उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत हुई, संजय राउत अमित शाह से मिले। वो तो सब चला था। कंफ्यूजन आपको ये भी बताता हूँ ना, आपको ये भी बताता हूँ, मुंबई के काफी सारे इलाकों में और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी चलेगा अभी कि बांग्लादेशी बहुत घुस गए हैं, रोहिंग्या घुस गए। क्या यही भाजपा अपने आर्मी पे शक कर रही है? उनकी कैपेबिलिटीज पे शक कर रही है? देश की बॉर्डर सुरक्षित करना ये बीएसएफ और आर्मी का काम होता है, वो दिन रात बिना देखे हुए करते रहते हैं। तो क्या आप उनपे कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? होम मिनिस्ट्री का काम क्या है? देश को सुरक्षित रखना। अगर कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, दिखाओ में एक भी। सही बात है। लेकिन ये नहीं करेंगे और जब बजट आएगा तो सबकी जेब काटेंगे। जी, कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हमें बंटवारे में लगाते हैं, जाति में लड़ाते हैं, धर्म में लड़ाते हैं, समाज में लड़ाते हैं और काटते अपनी जेब को जब बजट आता है, टैक्स पेयर की जेब को। तो बांट भी रहे, काट भी रहे। यही तो उनका मकसद है। चलिए, मैं आपको और आखिरी एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक वर्ली में अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा से उस पर कॉन्सेंट्रेशन था क्योंकि आदित्य ठाकरे वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। एमएनएस की ओर से एक प्रत्याशी आए हैं संदीप देशपांडे, और अब शिवसेना शिंदे गुट की ओर से भी एक प्रत्याशी हैं मिलिंद, उनको भी वहाँ पर लाया गया है। किस तरह से आप इस पूरे कॉन्टेस्ट को देखते हैं? क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुद्दों की बात तो हमने की, एक तरफ जो मिलिंद है उनको ये हो सकता है कि बीजेपी के कारण जो गुजराती जैन वोट्स हैं, जिसका एक अच्छा खासा वोट है वहाँ पर, वो वहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। संदीप देशपांडे की वजह से मराठी वोट्स डाइवर्ट होने की कोशिश होगी। और ये हरियाणा में हमने देखा था कि वोटों को काटना और कहीं ना कहीं कम वोट्स के साथ जीतना, या फिर आपको लेकर जो कहा जाता है कि लोकसभा में तो केवल 6000 से ही लीड था, वो भले ही 9 सीट पर है। तो ये एक चैलेंज आप मानते हैं? साथ ही साथ टीवी ट्रायल और मीडिया ट्रायल भी है। बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ कि ये तो लोकतंत्र है, लोकशाही का ये एक त्योहार रहता है और हर कोई लड़े। विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल में जो काम किया है वो लोगों के बीच में है। 2.5 साल हमारी जब सरकार थी तो हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर एक सेक्शन के लिए हमने काम किया है। और मुंबई में मुझे नहीं लगता या महाराष्ट्र में लगता है कि वोटों का बंटवारा ऐसे होगा, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि उद्धव जी की सरकार फिर बने, महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर बने। मुंबई का जो स्पिरिट है, पूना का जो स्पिरिट है, या फिर अगर आप देखें तो ग्रामीण महाराष्ट्र का स्पिरिट है, हर किसी को लगता है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हमारे कुटुंब प्रमुख है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप बतौर सन और बतौर शिवसेना यूबीटी के एमएलए दोनों, आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री किसे? मैं क्या सोचता हूँ इस पे मैं ज्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन अगर आप हर एक सर्वे देखें तो यही सर्वे कहता है कि वो ही सबसे पसंदीदा चेहरा है स्टेट को लीड करने के लिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र हित की बात करने वाले जो भी है एमवीए से बन जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने हाल ही में अनिल देशमुख जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझसे कहा कि जब ये सरकार गिरने वाली थी, मेरा आखिरी 2 सवाल, जी नो प्रॉब्लम, तब उन्होंने ये कहा, आप करते जाइए सवाल, कोई प्रॉब्लम। अनिल देशमुख जी ने ये कहा कि उन्हें एफिडेविट दिया गया था। पहला एफिडेविट आपके पिताजी के खिलाफ, दूसरा एफिडेविट आपके खिलाफ था, और उसमें तो जो चार्जेस भी लगाए गए थे हमने लगातार उस पर बातचीत भी की है। एक तरीके से अब जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि जिनके साथ आप लोग 25 साल साथ में थे,
वो एक गृह मंत्री, उन्होंने साइन नहीं किया, वरना आदित्य जी मुझे नहीं पता क्या होता। कई लोग जेल जाके भी आए हैं, संजय राउत जेल जाके आए, खुद अनिल देखिए देशमुख आपको जाके आए। बताता हूँ इस अभी जो पूरी स्थिति है हाँ। उसमें दो तरीके के लोग हैं। हाँ। एक ऑफ कोर्स महाराष्ट्र जिन हिम्मत वालों के साथ खड़ा रहा है, फिर उसमें अनिल देशमुख जी है, संजय राउत जी है, हमारा सूरज चौहान है, वो आज भी जेल में है। बल्कि जिस कंपनी का जो मालिक है वो मिंदी गैंग का लीडर है, लेकिन सूरज उस कंपनी का कर्मचारी था, उसको अंदर ले लिया। ये गंदी पॉलिटिक्स, यानी कहीं मॉब लिंचिंग होता है, कभी किसी को ईडी आईटी सीबीआई करवाते हैं, ये एजेंसी के लोगों का भी इस्तेमाल करवाते हैं। कभी ना कभी परिवर्तन तो होगा, और ये एजेंसी वालों ने भी जानना चाहिए कि उनका जैसे इस्तेमाल हुआ है, कभी ना कभी वो भी तो सामने रहेंगे। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में चुनाव से भी ज़्यादा इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो डरपोक लोग होते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे हैं, उनकी 40 चोरों की जो गैंग है, जो 12 सांसद उनके साथ भाग गए, सूरत में जाके छुप गए, फिर गुवाहाटी में गए, फिर जाके गोवा के टेबलों पे नाच के। ये संस्कृति, ये संस्कार उनके घर में हुए होंगे, हमने कभी देखे नहीं, हमारी गलती थी। लेकिन जो हमारे साथ रहे, जो महाराष्ट्र के लिए लड़ते आए हैं, वो तो लड़ते आए हैं। लेकिन ये खुद के पूर्वजों का चेहरा दिखाने को शर्माते हैं, लेकिन हमारे साथ जो आए हम तो लड़ रहे हैं। क्या ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए हैं? क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो नहीं, इतने साल थे आपके बात साथ। यही होती है कैसे सूरज जी की अलायंसेस बनती है, बिगड़ती है, सालों से ही अपने देश में चलते आए हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस गंदे स्तर पे राजनीति लेके गए हैं, ये भाजपकरण, ये भाजपा का जो कल्चर है वो अभी तक जो महाराष्ट्र में नहीं था। मैंने भी देखे कई सारे वाद विवाद, मेरे दादाजी और अन्य पार्टीज का मैंने वाद विवाद देखे, लेकिन कभी पर्सनल नहीं था। स्टेज पे भी जो बातें थी वो काम से लेके थी और विषयों से लेके थी, आइडियोलॉजिकल थी। लेकिन ऐसे नहीं था कि कभी एक दूसरे से मिलो मत है, इसको ऐसे तंग करो, उसके ऐसे तंग करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं था। ये गंदी जो राजनीति है, किसी के पीछे जाओ, किसी के पीछे कुछ लगाओ, ये भाजपकरण जो महाराष्ट्र का है वो लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा आखिरी सवाल, ये जितनी चीजें मैंने सुनी समझी और देख रहा हूँ, उससे ये समझ में आता है ये मोरालिटी वर्सेस मॉनेटरी फाइट है। बिल्कुल। 23 नवंबर को क्या होगा? 23 नवंबर को मैं फिर से आदित्य ठाकरे से बात कर रहा हूँ। ये सत्यमेव जयते जो हम कहते आए हैं, और सत्तामेव जयते वो कहते आए, उसके बीच में लड़ाई है। सत्य और सत्ता के बीच में लड़ाई है, सत्य की जीत होगी। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बातचीत की। बहुत कम समय होता है जब ऐसे हम उम्र मिलते हैं जो इतने पैशनेटली बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट इस इलेक्शन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आदित्य जी के साथ आपकी ये बातचीत मेरी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों की तरफ से नमस्कार।